शेयर स्क्रीन। हम कर रहे थे जी एक CSS हम लिख रहे थे, ओवरले का मैंने क्लास क्रिएट किया था। मैंने इसके अंदर क्या करना है जी, मैंने इसके अंदर करना है RGB ए कलर। ये मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था हम किस तरह से कलर्स को दे सकते हैं। और मैंने लास्ट टाइम जो कलर यूज किया था वो मैंने क्या किया था, व्हाइट कलर यूज किया था। तो वो उसका जो कोड होता है CMYK, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। वो कलर कोड क्या होता है, वो किस तरह से RGB के अंदर होता है, हैंडल हो रहा होता है, वो 255 255 और 2। इसके बाद जो लास्ट वाली एक यूनिट है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा होता है ओपेसिटी को। ओपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अभी के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, ब्लैक कलर के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका जो RGB ये कलर है वो चेंज कर लेता हूँ। और वो चेंज करने के लिए मैंने लास्ट टाइम एक लिंक ओपन किया था, फोटोपिया के नाम से। फोटोपिया, ये क्या आपका एक ऑनलाइन टूल है जस्ट लाइक फोटोशॉप। ये आपको हेल्प आउट करता है, आपके डिजाइन्स को फौरी तौर पे आप उससे ओपन करके उससे एडिट कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको डिजाइनर ने कोई डिजाइन सेंड किया है, अगर वो .psd फॉर्मेट में है और वो आपने ओपन करके देखना है, तो आप क्या करोगे, इस लिंक पे जाओगे और उस फाइल को यहाँ पे जस्ट ड्रैग करोगे और वो ओपन हो जाएगी। आप उसे देख पाओगे कि डिजाइन किस तरह का बनाया है उसने। आगे आपको इस पे वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है तो ये आपको हेल्प आउट करेगा। सिमिलरली अगर उसने इलिस्ट्रेटर के अंदर वो काम किया हुआ है, वो भी आप इस फाइल में, इस टूल के अंदर, ऑनलाइन टूल के अंदर आप ओपन करके देख सकते हो। इसी तरीके से अगर वो XD के अंदर है, जो कि आजकल ज्यादातर अमूमी तौर पे जो डिजाइन हो रहे हैं वो XD के अंदर भी डिजाइन हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसको भी ओपन करके देख सकते हो। इसी तरीके से स्क्रीन शेयर हो रही है, ओके। इसी तरीके से अगर वो फिग्मा के अंदर डिजाइन हुआ हुआ है, फिग्मा जो कि डिजाइन टूल है जिसमें वेब पेजेस और इसके अलावा काफी डिजाइनिंग का काम हो रहा है आजकल, तो उसको भी आप ओपन करके इस ऑनलाइन टूल में देख सकते हो। उस फाइल को जो भी डिजाइनर ने डिजाइन किया होगा वो आप इस टूल के अंदर ओपन करके उसको देख सकते हो। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था स्केच, जो कि मैक यूजर्स के लिए एक डिजाइन टूल ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, उसको स्केच बोलते हैं। तो अगर वो स्केच की फाइल है और वो डिजाइनर ने आपके साथ शेयर कर दी है कि यार ये मैंने डिजाइन बनाया है, अब आप इसकी मुझे HTML क्रिएट कर दो या इसका फ्रंट एंड बना दो, तो आप क्या करोगे, इस वाले टूल को ओपन करोगे photopia.com के नाम से। ये सर्च करोगे गूगल पे, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा लिंक इसका। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और फिर वो फाइल आप ओपन कर सकते हो अपने सिस्टम से, ओपन फ्रॉम योर कंप्यूटर, जो भी डाउनलोड की होगी आपने, तो आप ओपन कर सकते हो। ऑन अ सिमिलर पैटर्न अगर वो कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जो PDF फॉर्मेट में बनाए जाते हैं, जैसे PDF के अंदर आपने देखा होगा डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी होती है वो PDF के अंदर डॉक्स फाइल्स क्रिएट की जाती हैं। तो आप क्या कर सकते, डिजाइनर क्या करते हैं, कुछ डिजाइनर्स ऐसे होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं PDF फॉर्मेट में। आसानी होगी बाकी टीम मेंबर्स के लिए देखना, PDF फॉर्मेट में उसे ओपन करके देखा जा सकता है कि क्या डिजाइन, किस तरह का डिजाइन बनाना है, कितने पेजेस होंगे, क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी। वो सारी की सारी चीजें भी आप यहाँ पे उसको, उस तरह की भी फाइल्स को, वो PDF फॉर्मेट में जो फाइल्स होंगी, स्केच में जो फाइल होगी, फिग्मा में जो फाइल होगी, XD में, AI में, .psd में, वो तमाम फाइल्स आप यहाँ पे इजीली ओपन करके देख सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट देना है RGBA कलर का, और मैंने लास्ट टाइम यहीं से कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया था RGBA कलर का, व्हाइट का। अब मैं क्या करता हूँ, एक और कलर का जो कि ब्लैक कलर में यूज करने लगा हूँ, उसका भी मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। मैंने क्या किया, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दिया। एक नई, उसने मेरे सामने कैनवस ओपन कर दिया, नई फाइल ओपन हो गई। और इसके बाद मैंने क्या करना है, ये कलर प्लेटे जो मेरे पास आ रहा है इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद RGB, जो कि ब्लैक कलर बाय डिफॉल्ट इस वक्त सिलेक्टेड है,
उसका मुझे वो क्या दे रहा है, वो कलर कोड कॉम्बिनेशन दे रहा है जो मैं यूज कर सकता हूँ सीएसएस के अंदर। और मैं सीएसएस के अंदर जो उसको इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, जो सिंटेक्स है मेरा, वो आपके सामने यहाँ मैंने लिख के, आप ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको जो व्हाइट कलर में लिखा हुआ दिख रहा है, अब मैंने सिर्फ चेंज करना है ब्लैक कलर में। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इन वैल्यूज को देखूंगा, ये वाली जो फर्स्ट वन है जो आर की, इसी तरह जो सेकंड वैल्यू है, इसी तरह से थर्ड वैल्यू। अगर आप कोई और कलर लगाना चाह रहे हो तो आपको उसका कलर का, जैसे ही आप उसे सिलेक्ट करोगे, सॉरी, उसे सिलेक्ट करोगे तो वो आपको उसका आरजीबी एक कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन जो है वो उसको आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, ये तीन वैल्यूज आरजीबी। इसी तरह से अगर मैं कोई और कलर सेलेक्ट करता हूँ तो वो आप देख रहे हो, ये उसका जो कॉम्बिनेशन है उन कलर्स का, जो यूनिट्स हैं वो चेंज कर देता है। जैसे ही मैं कोई और कलर यूज स्विच करता हूँ तो वो क्या करता है, उसको स्विच कर देता है, चेंज कर देता है। इस तरह से ये चेंज हो गया ऑन अ सिमिलर पैटर्न, ये चेंज हो गया ग्रे कलर के लिए 128 128 128, ठीक है। और ब्लू के लिए डबल, फर्स्ट वैल्यू जो है वो जीरो है, जो सेकंड है वो भी जीरो है, जो थर्ड वैल्यू है वो 255 है। रेड के लिए आरजीबी, आरजीबी कलर्स हैं ये सारे के सारे, ठीक है। अच्छा जी, मैंने क्या करना है, मैंने ब्लैक कलर यूज करना है। और ब्लैक कलर मैंने कहाँ से मैं यूज, कहाँ से कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, मैं यहाँ से कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ। आर जी बी 0 0 0, थ्री वैल्यूज, जो स्टार्टिंग वैल्यूज हैं जो मेरे ब्लैक कलर को ड्रॉ करेंगी, वो है जी जीरो, एंड द सेकंड वन इज जीरो, एंड द थर्ड वन इज जीरो। जैसे ही मैं आप जीरो, मैंने तीनों वैल्यू जीरो की, तो आपने देखा होगा यहाँ पे मुझे जो लेफ्ट साइड पे जो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो उसका कलर प्लेटे है, उसने उसको कलर का जो रंग था वो व्हाइट से कन्वर्ट करके ब्लैक कर दिया। और वो जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो वो मुझे दो चीजें यहाँ पे हेल्प आउट कर रहा है, बता भी रहा है कि किस तरह से ये जैसे वही वाली बात जैसे मैंने आपको भी उसमें बताई है फोटोपिया के अंदर, वो क्या करता है, आपको पूरा इसका कॉम्बिनेशन जो है आरजीबी का, जो कॉम्बिनेशन का कोड है, कलर कोड आरजीबी, उसी तरह से वो आपको यहाँ पे भी शो कर रहा है। होवर करने पे वो आपको हेल्प भी कर रहा है, गाइड भी कर रहा है, उसका कलर भी उसने चेंज कर दिया, एसेट्रा एसेट्रा, सारी इन्फॉर्मेशन। और मैं लास्ट वाली वैल्यू को क्या करता हूँ, मैं इसको, मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया था, इसको मैं कहाँ से कहाँ तक रेंज कर सकता हूँ, जीरो से लेके टू वन तक रेंज कर सकता हूँ, 0.1, 0.5 और 0 पॉइंट अप टू 9 से लेके 0.9 और 1। 1 पे क्या होगा, वो वैल्यू आपकी जो कलर की जो वैल्यू है, यानी कि जो उसका जो अ, उसकी जो थिकनेस है, उसका जो रंग है, वो आपको फ्रंट एंड पे सॉलिड में नजर आएगा। मैं चाहता हूँ वो सॉलिड ना नजर आए, उसको थोड़ा फेड कर दे, उसकी फेडिंग कम कर दे, 50% पे वो ले आए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यू चेंज करके 0.5 कर दूंगा, तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगी 50% के। ओपेसिटी जो है उसकी, कलर की ओपेसिटी, उसका जो रंग है, उसकी जो फेडनेस है, वो कम होके 50% पे चली जाएगी। किस चीज की, ये जो मैं ओवरले लगा रहा हूँ, इसके ऊपर ये सारा काम है, ठीक है। ओवरले के ऊपर एक मैंने डिव क्रिएट किया है, वो ब्लैंक डिव है, उसके अंदर कुछ नहीं आ रहा, जस्ट मैंने एक ओवरले का डिव ऐड किया है और वो टाइटल से पहले डिस्प्ले हो रहा है। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं टेक्स्ट की रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए कर रहा हूँ। और वो क्या हुआ, उसका मैंने कलर ऐड कर दिया, उसके मैंने कुछ और अलावा इसके प्रॉपर्टीज दी, पोजीशन एब्सोल्यूट किया, लेफ्ट से मैंने जीरो किया, टॉप से जीरो किया, विड्थ 100%, हाइट 100%, जी इंडेक्स मैंने जीरो किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैं, हम इसको चल के ब्राउजर में देखते हैं इसका आउटपुट रिजल्ट क्या आया। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख रहे हो उसका कलर उसने फेड कर दिया। उसका जो पहले कलर आ रहा था, अब उसका जो कलर है वो फेड हो गया। अगर मैं इसको टोटल ब्लैक करके आपको दिखाऊं, 100% पे इसको लेके जाऊं, तो आप लोगों को इसका कलर ज्यादा वाज़ेह तौर पे नजर आएगा। मैंने इसको सेव किया, टेस्ट करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, तो उसने क्या किया, उसको बिल्कुल ब्लैक कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ 50% पे रहे। और जो मेरा ये टाइटल है, ये जो टाइटल है इसका जी इंडेक्स जो है, HTML के अंदर क्या होता है, जैसे हमारी डिजाइन फाइल के अंदर क्या होता है, हमारी लेयर्स होती है, ठीक है। जैसे हमारी लेयर्स होती हैं, जैसे मैंने ये आपके सामने एक कैनवस ओपन किया और मैंने यहाँ पे एक और डिजाइन का मैंने स्क्वायर बॉक्स बनाना है, तो वो मैंने ड्रॉ किया। और उसके बाद मैंने क्या किया जी, सॉरी, ये मैंने ड्रॉ किया। इसके साथ जैसे ही मैंने ड्रॉ किया तो आप देख रहे हो यहाँ पे लेयर्स बनती जा रही हैं। फिर मैंने क्या क्या किया जी, मैंने एक समथिंग टेक्स्ट लिख दिया इसके ऊपर, टेक्स्ट लिख दिया। तो ये क्या किया, एक और लेयर क्रिएट हो गई। इसके बाद क्या किया जी, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूंगा,
अच्छा जी, लाइन एंड दिस इज ये वन बाय वन क्या होता जा रहा है, ये लेयर्स बनती जा रही हैं, ये डिजाइन के अंदर बन रही है। तो HTML के अंदर क्या होता है, HTML के अंदर भी जब हम कोड लिख रहे होते हैं, जैसे मैंने कोड लिखा है, ओवरले का मैंने कोड लिखा है, उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट एक मेरे पास लेयर आ रही है, जो टेक्स्ट आ रहा है, जो मेरा सिंटेक्स आ रहा है, जो मेरा एलिमेंट आ रहा है, वो क्या है जी, H2 का एलिमेंट। पहली वाली जो डिव थी वो मेरी ओवरले की डिव थी, और उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट था कोडिंग सीक्वेंस वाइज, वो एक टाइटल है। तो वो क्या कर रहा है अभी के लिए, वो क्या कर रहा है, वो डिस्प्ले उसने क्यों गायब कर दिया उसका, क्योंकि मैंने इसका जी इंडेक्स सेट नहीं किया हुआ। किसका जी इंडेक्स सेट नहीं किया हुआ, H2 का, जिस वक्त इस अभी जो मेरा कर्सर जहां ब्लिंक कर रहा है, जबकि मैंने इससे पहले वाला जो एलिमेंट है ओवरले का, उसका मैंने जी इंडेक्स सेट कर दिया, अभी आपके सामने मैंने किया है जी CSS की प्रॉपर्टी के जरिए। तो क्योंकि अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं उस टाइटल को ओवरले के ऊपर दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि उसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज हो, और मुझे जो मेरा बैकग्राउंड है वो फेडेड वर्जन में नजर आए, बिल्कुल प्रोमिनेंट होके नजर ना आए, बल्कि थोड़ा सा टिल्ट होके फेडेड वर्जन में नजर आए, उसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, मेरे जो टाइटल मैंने लिखा है उसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसकी सीक्वेंस को ऊपर लाने के लिए, इसके सीक्वेंस को H2 का जो मैंने यूज किया है, टाइटल यूज किया है, उसको सीक्वेंस को ऊपर लाने के लिए मुझे दो प्रॉपर्टीज देनी है। जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी इंक्रीज करनी है, जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी इंक्रीज करने के लिए या देने के लिए, फंक्शनल करने के लिए, इससे पहले मुझे जो प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी वो है पोजीशन रिलेटिव। जैसे ही मैं पोजीशन रिलेटिव की प्रॉपर्टी दूंगा, उसके बाद अब मैं जब इस पे जी इंडेक्स लगाऊंगा तो ये वर्क करेगी। अब मैंने जी इंडेक्स 1 कर दिया उसका, और उसका जो ओवरले है उसका जी इंडेक्स 0 आ रहा है, और जो सबसे पीछे डिव है उसके नीचे बैकग्राउंड लगा हुआ है, ठीक है, उसके पीछे बैकग्राउंड आ रहा है, ये बैकग्राउंड आ रहा है। अब मैं जाके इसमें जब पेज में रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे HTML टेबल जो है वो उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, उसके पीछे ओवरले है, और सबसे बैकग्राउंड पे उसका जो बैकग्राउंड है हमारा, वो इमेज हमारा बैकग्राउंड नजर आ रहा है। तीन लेयर्स इस टाइम आपको सिमिलर पैटर्न पे, जैसे हमें फोटोशॉप के अंदर ये तीन लेयर्स अलग अलग दिख रही हैं, इस तरह से हमें कोडिंग में ये तीन लेयर्स अलग अलग हमारी क्रिएट हो गई हैं, बन गई हैं, कि किस तरह से हम उन चीजों को हैंडल कर पा रहे हैं। ये किस तरह से सेक्शन टेबल है ये हमारा, उसके बाद है जी कंटेनर, उसके बाद क्या है हमारा, ये डिव स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है। कौन सा वाला, जिसमें हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर किया था, उसमें हमने बीजी डार्क यूज किया था, उसके अंदर हमने बीजी टाइटल लगाया था, उसके अंदर हमने एक और लेयर यूज की, एक और डिव यूज की, ठीक है। डिजाइन वाइज इसे हम लेयर कंसिडर करेंगे, और कोडिंग वाइज इसको हम एक डिव एलिमेंट के तौर पे हम कंसिडर कर रहे हैं, एक एलिमेंट हमने क्रिएट कर दिया ओवरले का। और ये मैंने क्यों किया, मैंने डिजाइन रिक्वायरमेंट को, ये आपने जहन में रखना है, ये तमाम चीजें अभी के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई डिजाइन नहीं है, ये मैं सारे सिनेरियोज आप लोगों के साथ इसलिए रख रहा हूँ कि जब हम आगे चल के एक पेज को क्रिएट करेंगे तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट तरह के सिनेरियोज आएंगे, टू मैच दैट डिजाइन, डिजाइन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें इन चीजों को इस तरीके से हमें लिख के CSS प्रॉपर्टीज के जरिए, ये डिफरेंट CSS की प्रॉपर्टीज जो मैं यूज कर रहा हूँ, या आप लोगों को लिख के इसको अब हमें अपने वेब पेज को क्रिएट करना होगा, बनाना होगा। और फिर उसके बाद क्या है जी, आपका जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है वो आपका H2 है, और H2 के अंदर आपके सामने HTML जो टेबल्स हैं वो आपके हैंडल हो रहे हैं। ओवरले, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ओवरले के अंदर जो मैंने CSS प्रॉपर्टीज दी हुई हैं वो मैंने RGBA, जो कि फर्स्ट वन वैल्यू है आपकी हमारी उसकी RGBA कलर्स की हैं तीनों वैल्यूज, और जो लास्ट वाला जो यूनिट है हमारा, वो हमारा ओपेसिटी को कंट्रोल कर रहा है। जैसे मैंने इस टाइम 0.5 इसमें दिया हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे 0.5 यहाँ पे फ्रंट एंड पे दिख भी रहा है। और मैंने क्या किया हुआ इसके अंदर, डिफरेंट कुछ और प्रॉपर्टीज यूज की हुई है, जो पोजीशन एब्सोल्यूट है, यानी कि वो अपने पेरेंट कंटेनर के हिसाब से। और पेरेंट कंटेनर कौन सा, ये वाला पेरेंट कंटेनर जिसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, बीजी डार्क है, क्योंकि मैंने इसी को ही क्या किया, पोजीशन रिलेटिव किया। हमारा क्या करता है, HTML के अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, किसी भी एलिमेंट को जब हम पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं और उसके रिलेटिवली हम उसको सेट करना चाह रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अब उसकी जो पेरेंट कंटेनर है उसको हम पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं, ताकि उसके अंदर आने वाला जो एलिमेंट है जिसको हम पोजीशन एब्सोल्यूट करना चाह रहे हैं, वो अपने पेरेंट कंटेनर के हिसाब से अपनी अकॉर्डिंग जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसको वो सेट करके फ्रंट एंड पे दिखाए।
आप क्या कर सकते हो, इमेज की जो अलाइनमेंट है वो मैंने आपको बोला, पोजीशन हम ये भी चेंज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे बजाय मुझे कहाँ पे दिखे ये बैकग्राउंड पोजीशन जो है, अभी आपको यहाँ पे HTML टेबल्स के पीछे ये इमेज लगा हुआ दिख रहा है, मैं कहता हूँ यहाँ पे दिखे वो, ठीक है ना, यहाँ पे दिखे। तो आप ये क्या कर सकते हो, ये भी CSS के जरिए आप हैंडल कर सकते हो। अब ये किस तरह से कर सकते हो, आप इसको डायरेक्टली इंग्लिश की जो वर्डिंग होती है उसके जरिए भी कर सकते हो, राइट। और क्या कर सकते हो आप, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अगर आप नहीं लिखना चाह रहे तो आप CSS जो हमारा अभी यूनिट हमने यूज किया 100%, जो फर्स्ट वन है आपका वो आपको एक्स एक्सिस को हैंडल कर रहा है, ठीक है। और जो सेकंड वैल्यू है वो आपकी वाई एक्सिस को हैंडल कर रही है, तो वो भी आप इस तरीके से आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। और ये जी लेफ्ट और टॉप, ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों वैल्यूज। और जो हमने प्रॉपर्टी यूज की हुई है वो हमने यूज की हुई है सेंटर, जो दोनों प्रॉपर्टीज को इस टाइम हैंडल कर। मैं क्या करता हूँ जी, मैं कहता हूँ अभी के लिए टेस्ट करने के लिए 100%, और मैं 0 कर देता हूँ। अब मैं सेव करके चेक करता हूँ ब्राउजर में इसका क्या आउटपुट निकल रहा है। तो आप देखें यहाँ पे इसने जो फर्स्ट वैल्यू थी मेरी, वो क्या किया मैंने, उसको हॉरिजॉन्टली एंड पे ले गया। 100% का मतलब ये है, अभी के लिए 100% का मतलब ये है कि जो मैंने प्रॉपर्टी यूज की उसने क्या किया, जो मेरा पेरेंट जो कंटेनर बन रहा है, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया भी है, दोबारा से मैं ओपन कर लेता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट करके। वो कौन सा बन रहा है जी हमारा, वो है जी हमारा ये वाला डिव, जिसके ऊपर कौन सा डिव है, वो है ये वाला डिव, ठीक है, टेक्स्ट सेंटर बीजी डार्क और बीजी टाइट। इसके डिव के, अब इसका जो डिव का जो टोटल एरिया कवर हो रहा है हमारे ब्राउजर के अंदर, जो डिस्प्ले एरिया हमें दिख रहा है, नजर आ रहा है, उसके अंदर जो जो, जैसे मैंने अभी प्रॉपर्टी दी, पोजीशन मैंने क्या किया, उसको 100% पे ले गया। 100% का मतलब ये है कि राइट से वो उसको कर दे बिल्कुल एज पे ले जाए, और वो जो सेकंड मैंने प्रॉपर्टी थी 0 की, वो उसको वर्टिकली यानी कि वाई एक्सेस वाइज उसने टॉप में ड्रॉ कर दिया। अगर यहाँ पे कुछ कंटेंट और आ रहा होता तो वो क्या करता, इसको टॉप पे ही अलाइन रखता, इस इमेज को उसकी आस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रखते हुए उसको वो टॉप पे ही अलाइन रखता। क्यों, मैंने CSS की प्रॉपर्टी जो ये दे दी है कि वो उसको 0 पे रखे, यानी कि टॉप से पिन करके रखे। सिमिलरली अगर मैंने इसको लेफ्ट साइड पे दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, एक जो CSS की प्रॉपर्टी है, जो फर्स्ट वैल्यू है मेरी, उसको मैं क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, जो कि मेरी एक्स एक्सिस को हैंडल कर रही है, ठीक है। अभी वो 100% पे ले गया था मैं, अब मैंने क्या किया उसको एक्स एक्सिस, यानी कि ये जो चल रहा है ना हमारा स्ट्रक्चर, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इस तरह से। तो वो क्या करेगा, इस इमेज को यहाँ से पिक करके मेरी जो लेफ्ट साइड है उस पे, वहां पे उसको डिस्प्ले कर देगा। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो मैं 0 ही रखता हूँ, क्योंकि मैं टॉप में दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने इसको सेव किया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो वो क्या करेगा, आपकी लेफ्ट साइड पे इमेज पे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे और सेंटर में, इन तीनों प्रॉपर्टीज को वन बाय वन हम एक्सपीरियंस करके अभी देख लिया हमने। ये क्या किया है मैंने, बिल्कुल सेंटर ऑफ द डिव, ये सेंटर। और अभी इस केस में मैंने दोनों प्रॉपर्टीज को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों प्रॉपर्टीज को मैंने सेंटर अलाइन रखा। और दूसरा वाला जो केस मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने दो अलग अलग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दोनों अलग अलग यूनिट्स डिफाइन कर। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हमारा जो टेबल है उसको हम स्टाइलाइज करना स्टार्ट करते हैं। टेबल की हमने क्लास लगाई हुई है, फाइंड कर लेते हैं। ये मैंने लास्ट टाइम क्लास डिफाइन कर दी थी, और मैंने आप लोगों को बोला था कि इसको हम मजीद किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं, इसको स्टाइल दे सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, गेट बूटस्ट्रैप, लेट मी ओपन द गेट बूटस्ट्रैप। हम डॉक्स पे जाएंगे और उसके बाद हम कंटेनर्स पे जाएंगे, ठीक। कंटेनर्स पे जो गए थे हम, ये रहे। और यहाँ पे हमें ये क्या दिया हुआ है इन्होंने, इन्होंने हमें बताया हुआ है कि ये जो कंटेनर्स हैं बूटस्ट्रैप के अंदर,
उनका डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशंस पे किस तरह का बिहेवियर दिखेगा आपको, क्या विड्थ्स होंगी उनकी, विड्थ वाइज उनका बिहेवियर क्या होगा। अगर वो आप एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन पे ओपन कर रहे हो, उसको आप स्मॉल स्क्रीन पे मोबाइल डिवाइसेस पे, एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल का मतलब ये मोबाइल डिवाइसेस पे ओपन कर रहे हो। अगर आप उसी पेज को जिसके ऊपर आपने क्लास कंटेनर लगाई हुई है, उसी पेज को आप क्या करते हो, टैब के ऊपर ओपन करते हो, जो कि मीडियम डिवाइसेस होती है। मीडियम डिवाइसेस कहाँ से कहाँ रेंज कर रही होती है सीसीस के अंदर, 768 पिक्सल या इक्वल या ग्रेटर देन 768 पिक्सल मिनिमम। अगर आप उसको लैंडस्केप में देख रहे हो तो वो क्या करेगा, आपके 1024 पिक्सल तक जाएगा, 992 की जो हमारी मीडिया क्यूरी होती है उसके साथ वो हैंडल हो रहा हो। और अगर आप उसको पोर्ट्रे व्यू में देखते हो, टैब को, टैब में अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करके देख रहे हो, कोई एप्लीकेशन ओपन करके देख रहे हो, तो वो क्या करेगा आपका, उसके अंदर जो सीएसएस के जो मीडिया क्यूरीज हैं वो आपको यहाँ पे वो बता रहा है। कहाँ बता रहा है वो, मीडियम और लार्ज स्क्रीन्स और स्मॉल स्क्रीन्स और एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन्स। ये बेसिकली आपको डिफरेंट स्क्रीन साइज रेजोल्यूशन जो डिवाइसेस के होते हैं, ये उसको मेंशन करके वो आपको बता रहा है। और वो सारी इंफॉर्मेशन आपको टेबुलर फॉर्मेट में टेबल बना के ड्रॉ करके वो आपको दे रहा है। और इसी तरीके से लार्ज स्क्रीन्स, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन्स और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन्स, और ये उसके नीचे साइजेस भी बता रहा है कि अगर आप ये वाली क्लास यूज करते हो कंटेनर की, जो कि बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लास है, तो उसका जो एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे जो मैक्स विड्थ है उसकी, कहाँ तक वो ड्रॉ करेगा उसको, 1140 पिक्सल, यानी कि 1140 पिक्सल। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे ये लेट सपोज आप ये जो ब्लैक एरिया देख रहे हो यहाँ से स्टार्ट होके, और ये आपके यहाँ पे जो इमेज कंप्लीट हो रहा है यहाँ कॉर्नर तक, ये आप इसे सपोज कर लो दिस इज 1140 पिक्सल, जो कि आपकी एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन। एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन का कहाँ से कहाँ तक वो कह रहा है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1200, ग्रेटर देन इक्वल टू 1200 पिक्सल। तो इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, हमने टेबल को ना स्टाइलाइज करना शुरू करते हैं। जैसे अभी हमने आउटर बॉर्डर दिया हुआ है, अभी के लिए हमने क्या किया हुआ है, सिंपल आउटर बॉर्डर दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, एक अदर बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं, ताकि जो हमारा टेक्स्ट आ रहा है उसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। और बैकग्राउंड कलर देते हैं हम इस किस्म का, जो जैसे हमने ब्लू कलर यूज किया हुआ है, तो हम इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कुछ ऐसा कि उसको यूजर विजिबल कर दे, यूजर के लिए वो विजिबल हो। तो ये मैं क्या करता हूँ, ये मैं कर देता हूँ पिंक, अभी के लिए देने के लिए। मैंने रिफ्रेश किया, इसकी रीडेबिलिटी कुछ टेक्स्ट की हमें समझ नहीं आ रही, तो हम क्या करते हैं, कलर एक्वा की जगह टेक्स्ट कलर जो मैंने लास्ट टाइम एक्वा कलर दिया था, वो मैं क्या कर देता हूँ, वो मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ। और मैंने सेव किया, और जैसे मैंने सेव किया तो आप देख रहे हो इसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये जो कलर्स का यूज है, जो भी आप काम करें, अगर आप खुद डिजाइनर हो, अपना वेब पेज क्रिएट कर रहे हो, अपनी प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट बना रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, तो आपने इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि आपका जो कलर कॉम्बिनेशन है इस किस्म का होना चाहिए कि आपकी जो टेक्स्ट है उसकी विजिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। अगर आपकी टेक्स्ट की विजिबिलिटी बेहतर नहीं होगी तो वो भी आपका जो गूगल के ऊपर जो रैंकिंग है उसके ऊपर ये चीजें असरअंदाज होंगी। और वो आपको गूगल की जो रिकमेंडेशन है, जो टूल मैंने आपको बताया गूगल पेज स्पीड के नाम से, वो आपको रिकमेंड करेगा पहले इस चीज को आप ठीक करें, इसको प्रॉपर कलर कंट्रास्ट का जो इशू है इसको रिजॉल्व करें, तब आप जब आप वेब पे पब्लिश करोगे, अपने पेज को बनाओगे, लॉन्च करोगे वेबसाइट को, तो वो आपको हेल्प आउट करेगा, आपके पेज की रैंकिंग को भी बेहतर करेगा इस चीज के लिए। तो मैंने क्या किया, अभी इसकी विजिबिलिटी इंक्रीज करेंगे। पहले कलर आ रहा था एक्वा कलर, जो उसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही थी टेक्स्ट की, ठीक है ना, टेक्स्ट वो मर्ज हो गया था कलर, उसके साथ पिंक कलर के ऊपर मैंने जब एक्वा कलर वाला टेक्स्ट कलर जो ऑलरेडी आ रहा था, जब मैंने वो लगाया तो उसकी रीडेबिलिटी कम हो गई, उसको पढ़ना मुश्किल हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, अब मैंने क्या किया, उसको कलर कौन सा दे दिया, ब्लैक कलर दे दिया, बी, सेव किया मैंने, और मैंने क्या किया, इसको रिफ्रेश किया, और ये कलर कौन सा आ गया, अब उसकी रीडेबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, ब्लैक कलर आ गया। इसी तरीके से अगर मैं ब्राउन कलर दे देता हूँ, BROWN, ब्राउन कलर दे देता हूँ, तो ये भी इसकी रीडेबिलिटी भी बेहतर होगी, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, एक अदद बैकग्राउंड कलर ऐड किया आपने टेबल का, जो लास्ट टाइम मैंने एक बॉर्डर ऐड किया था। अब मैंने क्या किया, जो सेकंड काम मैंने क्या किया, उसकी
जो इमेज था वो हाइड हो गया क्योंकि मेरा टेबल ऊपर आ रहा है, और उसके जो बैकग्राउंड कलर है, स्पेसिफिक कलर है उसका, वो ऐड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक मैं मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ये जो टाइटल वाली जो मेरी एक रो आ रही है, जो कि मैंने आपको लिख के बताई थी, क्या क्या सिंटेक्स था इसका लिखने का हमारे टेबल के अंदर। इसको हम क्विकली रिमाइंड भी कर लेते हैं कि क्या हमने लास्ट टाइम हमने लिखा था। स्टार्टिंग हमारा जो सिंटेक्स इसका स्टार्ट होता है टेबल का, वो हमारा लेस देन के साइन से स्टार्ट होता है, और टेबल का वर्ड यूज होता है, इंग्लिश का जो वर्ड होता है टेबल का। और इसके बाद हम क्या करते हैं, स्पेस यूज करते हैं, और उसके बाद हमने एक एट्रीब्यूट यूज किया क्लास का। इसी तरीके से इसके अंदर दो और एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो तीन और एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे जनरली यहाँ बता देता हूँ अभी साथ ही। और वो क्या होते हैं, एक होती है सेल पैडिंग होती है, सेल पैडिंग, सेल पैडिंग इक्वल टू 0। और इसी तरह से सेल स्पेसिंग होती है, सेल स्पेसिंग इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू 0। ये मैंने यूनिट वैल्यू 0 कर दिया। और एक और चीज होती है बॉर्डर। ये स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी भी टेबल के अंदर, ये क्या है, स्टैंडर्ड्स हैं। ये क्या चीजें हैं, सारी की सारी जो मैंने तीन एट्रीब्यूट्स ऐड किए हैं, ये किसी भी टेबल के अंदर स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। अभी के लिए मैंने ये आपको ऐड करके बताया, लेकिन मैंने पहले ऐड नहीं किए हुए थे। ये सारे का सारा मैं CSS के जरिए भी हैंडल कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर वाला रिमूव कर देता हूँ और सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग रहने देता हूँ। इसका ये मतलब होता है कि हमारे पास, सबसे पहले हम सेल पैडिंग को देख लेते हैं। सेल पैडिंग का मतलब ये होता है, जिस तरह से मैंने आपको पैडिंग का कॉन्सेप्ट दिया, कि पैडिंग क्या करता है, हमारे कंटेनर की जो इनर स्पेसिंग है उसे इंक्रीज करता है। तो टेबल के अंदर जो सेल पैडिंग होती है, वो क्या करता है, आपका जो ईच सेल है, क्या करता है, टेबल क्या कंसिडर करता है, आपने जो ये बनाया ना टेबल, वो आपके हर जो ब्लॉक बन रहा है उसको सेल कंसिडर करता है। ठीक, ओके। इसको मैंने क्या करना है, यहाँ से मैंने जाके से मूव करना है नीचे। वो क्या कर रहा है जी, TD इज कंसिडर एज अ सेल, सॉरी TH, जो T हेड में जो इस वक्त TH है, ये क्या है, सेल कंसिडर हो रहा है। इसी तरह से अगेन दूसरा सेल, एंड द थर्ड सेल, एंड द फोर्थ, अप टू एक्स्ट्रा लार्ज तक, ये जो जितने भी ये TDs बन रहे हैं, TH बन रहे हैं, हेडिंग टैग्स बन रहे हैं, ये क्या है, सबके सब सेल्स हैं। इसी तरीके से बॉडी के अंदर भी ये तमाम के तमाम, ये जितने भी हैं, TR में मैं आगे फर्दर ओपन कर रहा हूँ, और ये क्या है, टीडीज। टीडीज क्या है, ये सारे के सारे TH और TDs ये कंसिडर हो रहे हैं टेबल के अंदर एज अ सेल के तौर पर। और सेल पैडिंग की अगर जो हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो आपकी इनर स्पेसिंग है। यानी कि कंटेनर का जो वर्ड लिखा हुआ है इस वक्त आपको नजर आ रहा है, डॉट से स्टार्ट होके और कंटेनर का वर्ड लिखा हुआ है, तो उसकी इनर स्पेसिंग अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप जो इसका एट्रीब्यूट होता है टेबल का, सेल पैडिंग का, उसके अंदर जो भी यूनिट वैल्यू देंगे आप, यूनिट वैल्यू जो भी आप देंगे, पिक्सल्स नहीं ऐड करेंगे इसमें, PX नहीं ऐड करेंगे, ये ऐड नहीं करेंगे आप। सिंपल एक यूनिट वैल्यू देंगे आप। 10 इक्विवेलेंट होगी 10 पिक्सल के, 20 इक्विवेलेंट होगी 20 पिक्सल के, इसी तरह से 50 इक्विवेलेंट होगी 50 पिक्सल के। और ये क्या होगा, हर सेल के अंदर वो स्पेसिंग क्रिएट कर देगा, इनर स्पेसिंग, इनर स्पेसिंग क्रिएट कर देगा। इसके इनर स्पेसिंग कितनी आ जाएगी, 50 50 50। ऑन अ सिमिलर पैटर्न, इसके बाद जो नेक्स्ट सेल है हमारा 100 की, इसमें भी टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से और राइट से एक ही वैल्यू हम दे रहे हैं। कहाँ पे दे रहे हैं, वो सेल पैडिंग के अंदर दे रहे हैं, और वो उसके अंदर आने वाले तमाम जो ब्लॉक्स बन रहे हैं, जो सेल्स कहलाते हैं टेबल के अंदर, उसके अंदर वो एक जेनेरिक स्पेसिंग क्रिएट कर देगा। इसी तरीके से जहाँ टॉप में आपको HTH बने हुए नजर आ रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो क्या करेगा, एक्स्ट्रा स्मॉल के ऊपर से, टॉप से, राइट से, बॉटम से और लेफ्ट से, वो एक आपको 50 50 पिक्सल की स्पेसिंग क्रिएट कर देगा। एक उसको जो पैडिंग का नाम वो दे रहा है, वो उसको क्रिएट कर देगा। इसी तरह से सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपका जो ये सेल है जिसमें एक्स्ट्रा स्मॉल लिखा हुआ है, उसके बाद एक और नेक्स्ट ब्लॉक बन रहा है आपका, TH बन रहा है, एक नेक्स्ट एलिमेंट आपका जो टेक्स्ट कंटेंट आ रहा है वो बन रहा है, वो क्या करेगा, इसके दरमियान में जो स्पेस है, वो आपकी क्या कहलाएगी, सेल स्पेसिंग कहलाएगी। वो आपकी जो भी आप यूनिट वैल्यू यहाँ दोगे, आप कहते हो यार ये 10 हो जाए, 10 इज इक्वल टू 10 पिक्सल,
आप कहते हो ये 20 पिक्सल हो जाए, आप कहते हो ये 15 पिक्सल हो जाए। तो ये क्या है आपका, सारी एक इंटरनल स्पेसिंग है सेल पैडिंग के नाम से, और एक है उसकी एक सेल से दूसरे जो जो भी ब्लॉक क्रिएट हो रहा है उसकी स्पेसिंग, वो सारी की सारी यहाँ से हैंडल हो रही है विद वन वैल्यू। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ, इसको मैं 5 रख के सेव करके, मैंने क्या किया, सेल पैडिंग मैंने 5 कर दी, जबकि मैंने सेल स्पेसिंग जो है वो कितनी रखी है, 0 रखी है। मैंने दो चीजें की और मैंने रिफ्रेश किया, तो उसने 5 पिक्सल की तमाम सेल्स के अंदर वो स्पेसिंग क्रिएट कर दी। तमाम सेल्स के अंदर, यहां से जो टॉप से स्टार्ट हो रहा है अप टू द बॉटम, यहां तक उसने तमाम स्पेसिंग उसकी जो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग के अंदर। और मैं क्या कर सकता हूँ, यही काम, इन दोनों प्रॉपर्टीज को 0 करके यही काम मैं किस में कर सकता हूँ, सीएसएस के जरिए भी कर सकता हूँ। अच्छा, मैंने एक चीज और ऐड करनी है, और मैंने यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आपको बतानी है। जैसे हमारे पास टी एच है और टी डी है, ठीक है, हेड के अंदर जो आ रहा है वो टी एच है, और जो बॉडी के अंदर आ रहा है, टी बॉडी के अंदर वो क्या आ रहा है, टी एच आ रहा है, टी डी आ रहा है, ठीक है? तो टी एच के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ जो कि इसकी एट्रीब्यूट होगा, वो क्या होगा, अलाइन, अलाइन एट्रीब्यूट, ठीक है। अलाइन एट्रीब्यूट क्या करता है, आपकी जो वर्टिकल अलाइनमेंट है, सॉरी हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, एक्स एक्सिस वाइज अलाइनमेंट है, वो आपकी हैंडल करता है, यहाँ से सेंटर, लेफ्ट, राइट, ठीक है। ये आपका क्या कर रहा है, जो आपकी एक्स एक्सिस वाइज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है इसको सेट कर रहा है। इसी तरीके से इसकी एक और जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है वी अलाइन के नाम से, वी अलाइन, ए एल आई, जो आपकी हैंडल कर रही होती है, ए एल आई, ये क्या हैंडल कर रही होती है, आपकी वर्टिकल अलाइनमेंट, टॉप, मिडल, और इसी तरीके से बॉटम। ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी हैंडल होती है। इस वक्त जितना भी काम हो रहा है आजकल, जितना भी टेबल्स के अंदर काम हो रहा है, ये मैंने दो प्रॉपर्टीज आपको बताई, इस वक्त हमारे पास आजकल टेबल्स में जितना भी काम हो रहा है हम उसको सीएसएस के जरिए सेट करते हैं। तो हम सीएसएस के जरिए सेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको स्पेसिफिकली जाके टारगेट कर सकते हैं। और मैं क्या करूंगा, स्पेसिफिकली इस टेबल के अंदर जाके इस टीएच को टारगेट करने के लिए मैंने क्या करना है, इस हिरार्की को मैंने कॉपी करना है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, टी हेड लिखूंगा और उसके अंदर टी एच, और मैं क्या करता हूँ, वर्टिकल अलाइन मिडल। ये भी वही बिहेव करेगा जैसे मैंने अभी आपके सामने एक प्रॉपर्टी यूज की, वी एल आई एन, अलाइन, और ये मैंने कहा टॉप, ये सेम वही बिहेव कर रहा है। और ये रिकमेंडेड तरीका है कि हम उसको सीएसएस के जरिए हैंडल करें, वो हमारे लिए आसान होगा, इंस्टेड के हम उसको एक एक सेल के ऊपर जाके या एक एक टीएच पे या एक एक टीडी पे जाके देते हैं, तो वो एक टाइम टेकिंग टास्क होगा। तो ये बेनिफिट हमारे पास सीएसएस का है। सीएसएस का फायदा हम इस तरह से उठाएंगे, हम एक जगह पे वैल्यू देंगे उस सारे टीएच के ऊपर, उस पे वो अप्लाई कर देगा। इसी तरीके से अगर मैंने इसकी अलाइनमेंट, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने वाई एक्सिस वाली अलाइनमेंट सेट की है, और इसी तरीके से अगर मैंने एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेट करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट अलाइन राइट, या सेंटर, या लेफ्ट। ये मैं सारी प्रॉपर्टीज दे सकता हूँ। मैं अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, सेंटर कर देता हूँ। दो प्रॉपर्टीज दी मैंने, सेक्शन टेबल है हमारा, उसके अंदर एक कंटेनर आ रहा है डिव, उसके अंदर टेबल है हमारा, उसमें टी हेड है और उसके बाद टी एच है। हिरारकी भी, हमें जो सीसीएस की हिरारकी है ना, वो भी मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ इसमें, जो आप इसमें मेंटेन रख रहे हो। और उसका जो मेन उसका जो मकसद है इतनी स्ट्रक्चर को हमें डेवलप करने का, उसका ये है ताकि हमें सिर्फ इस चीज को हम टारगेट करना चाह रहे हैं, बाकी जो भी हमारे डिजाइन में टेबल्स आ रहे हैं हम उसको नहीं टारगेट करना चाह रहे, उसकी अलाइनमेंट को हम नहीं छेड़ना चाह रहे। तो आप क्या कर सकते हो, ये तमाम हिरारकी वन बाय वन आप ला के, जैसे आपने एचटीएमएल में दी हुई है सेम उसी पैटर्न पे आपने सीएसएस में उसको मेंटेन रखना है, और उसके अंदर आप आके इन चीजों को इस तरीके से आप दे सकते हो, इन प्रॉपर्टीज को इस तरह से आप कर सकते हो।
दूसरा क्या हम करते हैं जी, हम कहते हैं जी इसका जो TH है ना, TH का जो फॉन्ट साइज है वो हो जाए जी 1.125 आ रही। और इसका जो फॉन्ट वेट है, फॉन्ट वेट हो जाए जी 500। और इसका जो फॉन्ट है ना, इसका जो फॉन्ट है, अभी मैंने फॉन्ट आज कौन सा वाला किया है, पॉपिंस किया है, यस पॉपिंस। पॉइंट पे लेते हैं हम पॉपिंस। मैं कहता हूँ इसका जो फॉन्ट है ना वो हो जाए फॉन्ट फैमिली, जो है फॉन्ट फैमिली क्या हो जाए, फॉन्ट फैमिली हो जाए पॉपिंस। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एंड पे जाता हूँ, और मैं इस टेबल पे जो कि मैंने टेबल ऑलरेडी डिफाइन किया है और क्लास उसके अंदर डिफाइन किया मैंने, उसके अंदर जाके मैं इस फॉन्ट फैमिली ये रख सकता हूँ, या मैं स्पेसिफिकली अगर मैं चाह रहा हूँ मैं TH के लिए फॉन्ट पॉपिंस रखूँ और बाकियों के लिए मैं जो मेरा रिपोर्टर फॉन्ट आ रहा है मैं वो रहने दूं। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको, क्योंकि मैं CSS के अंदर काम कर रहा हूँ, तो CSS के अंदर मेरे पास एक फैसिलिटी है कि मैं टारगेट कर सकता हूँ स्पेसिफिक किस्म के एलिमेंट्स को इजीली। किस तरह से, जैसे मैंने आपके सामने ऊपर हिरारकी लिखी है, सेक्शन टेबल, कंटेनर टेबल के अंदर जाके टी हेड और TH, वो क्या हो गया, टारगेट हो गया साहब। वो आपको स्पेसिफिकली क्या करेगा, सिर्फ इसी TH का, जितने भी हमारे पास TH बन रहे हैं उसका जो फॉन्ट फैमिली है वो चेंज कर देगा पॉपिंस। और क्या किया मैंने, उसके अंदर फॉन्ट साइज दे दिया, फॉन्ट वेट दे दिया। फॉन्ट वेट मैंने 500 रखा है। 500 क्यों रखा है, क्योंकि मेरे पास जो ये स्ट्रक्चर आ रहा है ना, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया भी था, वो क्या है आपका, इसके अंदर ये फॉन्ट वेट्स आ रहे हैं, और ये मैंने इसमें से ये वाला जो फॉन्ट वेट है ना 500, ये API जो गूगल फॉन्ट API है, उसके अंदर से ये वाला मैंने फॉन्ट वेट सेलेक्ट किया। और ये दिखता कैसे है, ये मैंने आपको अभी जो वेबसाइट ओपन की हुई थी गूगल फॉन्ट्स की, यहाँ पे जाके आप इसका आउटपुट रिजल्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये दिख भी रहा, ये ठीक है, ये आपको बता रहा है ये 500, ये सारे आपको जो जो स्टाइल्स आपके पास हैं ये आपको यहाँ पे दिख भी रहे हैं, नजर भी आ रहा है। जब हमने सेलेक्ट भी किया था तब भी उसने हमें उसका डिस्प्ले दिखा दिया। मैंने क्या किया, दो चीजें मैंने ऐड की, फॉन्ट साइज ऐड किया, TH के अंदर फॉन्ट वेट ऐड किया, बल्कि तीन चीजें, एक मैंने फॉन्ट फैमिली भी ऐड कर दी। और अब मैं क्या करता हूँ, इस ब्राउजर में जाके उसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख रहे हैं उसका फॉन्ट वेट उसने चेंज कर दिया, उसका फॉन्ट साइज चेंज कर दिया उसने, और ऑन अ सिमिलर पैटर्न उसका फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर दिया। इसका जो एक्स्ट्रा स्मॉल का जो स्टाइल है और जो कंटेनर लिखा हुआ आ रहा है, इसका स्टाइल जो है वो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, इसलिए कि मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल वाला जो फॉन्ट है वो मैंने फॉन्ट पॉपिंस यूज किया। मैंने इसको मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखता हूँ तो ये देखें इसमें पॉपिंस फॉन्ट है, ठीक है। और जो ये कंटेनर कंप्यूटर में भी जाके भी हम इसको देख लेते हैं, कंप्यूटर ये क्या बता रहा है मुझे, कंप्यूटर में जब मैं गया हूं तो ये मुझे इसने स्पेसिफिकली जो इस TH से रिलेटेड जितने भी स्टाइल्स इस टाइम लगे हुए हैं वो सारे के सारे इसने डिस्प्ले कर दिए। और ये क्या मुझे बता रहा है, पॉपिंस फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली कौन सा है, पॉपिंस फॉन्ट, और फॉन्ट साइज क्या है 18 पिक्सल, 1.125 REM इज इक्वल टू 18 पिक्सल। यहाँ पे वो मुझे कैलकुलेट करके भी दिखा रहा है। और मैं स्टाइल्स में आता हूँ तो वो मेरे REM वाली यूनिट आ रही है मेरे पास, ठीक है ना, ये REM वाली। अब कंप्यूटर में जाओगे तो वो आपको कैलकुलेट करके उसके एग्जैक्ट पिक्सल में उसकी जो वैल्यू है, फॉन्ट साइज की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपको उसमें बता। और दूसरी चीज जो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करके डिफ्रेंशिएट करके बताना चाह रहा हूँ अलग अलग से, वो क्या है, कंटेनर के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, तो वो मुझे क्या बताएगा जी, वो मुझे बता रहा है कि इसके ऊपर अभी जो जो स्टाइल्स अभी लग रहे हैं, ठीक है, अभी के लिए क्या क्या लग रहे हैं, अभी भी कोई स्टाइल नहीं लग रहे। और मैं कंप्यूटर में आता हूँ, बाय डिफॉल्ट जो स्टाइल लग रहे हैं जो कि हमने बॉडी में दिए हुए, और वहां से वो इनहेरिट करके हमें क्या क्या दिखा रहा है, कंप्यूटर में मैं आया और वो क्या दिखा रहा है जी, फॉन्ट फैमिली क्या लग रही है इसमें, US सेंस सिर्फ। इस वक्त जो फॉन्ट फैमिली बॉडी के अंदर जो बाय डिफॉल्ट आ रही है इस वक्त, सिस्टम की जो भी सिस्टम की जो फॉन्ट्स हैं वो यहाँ पे वो करके वो मुझे दिखा रहा है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ। या तो मैं डिफाइन कर देता हूँ, लेट सपोज मैं बॉडी में जाके कौन सा फॉन्ट रख देता हूँ, मैं बॉडी में जाके फॉन्ट फैमिली रिबोटो कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी फॉन्ट फैमिली जो है वो क्या हो जाए, रिपोर्ट हो जाए। मैं लिख के बताता हूँ आपको ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो। फॉन्ट फैमिली मैंने एक CSS प्रॉपर्टी यूज की, और मैंने क्या करना है, डबल कोट कॉमा, इसमें अपने स्पेलिंग वगैरह का ना जरा ध्यान रखना है अगर आप खुद से लिख रहे हो, ठीक है। बेहतर तो ये आप कॉपी पेस्ट कर लो, उसका ये फायदा होगा, और वो आपके सामने यहाँ पे आ रहा होगा
गूगल फॉन्ट की जो एपीआई वाला आपने पेज ओपन किया हुआ होगा, वहां पे आपको सारी ये डिटेल्स यहाँ पे दे रहा हो, तो बेहतर तरीके का ये। लेकिन अगर आप खुद से लिखना चाह रहे हो तो आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि स्पेलिंग वगैरह वही हो जो गूगल फॉन्ट से एपीआई से आपने एम्बेड करके आप लेकर आए। और उसके बाद हमने क्या करना है, कॉमा सेपरेटर, और उसके बाद लिखना है अपने जी सेंस सिर्फ। ये क्या है, ये आपका जो फॉन्ट आपने डिफाइन किया है बॉडी के अंदर रोबोटो, वो उसको क्या कर रहा है, सेंस सेरिफ जो है वो उसको स्टाइल